जय भीम इंडिया न्यूज में मैं पूनम काले आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पे। राजस्थान के जालौर जिले में एक 8 साल के दलित बच्चे ने शिक्षकों के मटके से पानी पीने की वजह से स्कूल के प्रिंसिपल ने बेरहम तरीके से पिटाई की, जिसके कारण उस लड़के की मौत हो गई। इस घटना का विरोध न्यूयॉर्क में किया गया। इंटरनेशनल भोजन ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क द्वारा किया और मृत लड़का इंद्र मेघवाल के हत्यारों को सख्त से सजा देकर न्याय दिया जाए, ऐसी मांग आंदोलनकर्ताओं ने की। जय भीम, जय भीम, कांशीराम तेरी सोचते, भीमराव तेरी सोचते, जय भीम, जय भीम, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। सम्यक विद्यार्थी आंदोलन की तरफ से आज औरंगाबाद के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के मांग को लेकर आंदोलन कर विश्वविद्यालय के कुलगुरु को निवेदन दिया। सम्यक महासचिव प्राध्यापक प्रकाश इंगले इनके नेतृत्व में आज का यह आंदोलन किया गया। विद्यार्थी आंदोलनाचा सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचा प्रोग्रेस रिपोर्टची फीस 1700 रुपये झालीच पाहिजे, डिव्हिजन फीस कमी। आज दिनांक 24 ऑगस्ट 2022 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाच्या वतीने भव्य दिव्य स्वरूपाचे असे आंदोलन केले। पीएचडीच्या संदर्भात विद्यार्थ्यांच्या विविध समस्या घेऊन आम्ही आज आंदोलन केलेलं आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रशासकीय इमारतीसमोर पहिला मुद्दा होता की प्रोग्रेस रिपोर्टची फीज ही 1700 रुपये झाली पाहिजे। दुसरा मुद्दा असा होता की पीएचडीची जे ट्युशन फीज आहे ते कमी करण्यात यावी। तिसरा मुद्दा होता कमाव शिकवा योजनेचे 4000 रुपये पर मंथ मानधन देण्यात यावे। चौथा मुद्दा असा होता की जनसंवाद व वृत्तपत्र विभाग या विद्यार्थी अमरदीप वानखेडे यांचं 3ऱ्या नंबरवर मेरिटवर नाव असताना सुद्धा त्यांना गाईड नसल्यामुळे त्यांना ते वंचित राहिलेले आहेत, त्यांचं पण त्यांना गृहीत धरण्यात यावं। पाचवा असा मुद्दा होता की रीडिंग हॉलपाशी भोजनासाठी असा भोजन कक्ष स्वतंत्र मोठा असा भोजन कक्ष बनवण्यात यावा। सातवा मुद्दा असा होता की रीडिंगमध्ये जे स्वच्छ पाणी नाही आहे त्याचं ॲरोचं काम करून किंवा स्वतंत्र दुसरा चांगला ॲरो बसून त्यांना स्वच्छ पाणी पिण्यासाठी भेटावं। आणि जो आखरी मुद्दा होता तो असा होता की पेट 2022 ही तात्काळ घेण्यात यावी। इतर जे राहिलेले प्रकरण आहेत या पेटचे ते प्रकरण मार्गी लावून नवीन पेट घेण्यात यावी, असे वेगवेगळे मुद्दे घेऊन आम्ही कुलगुरू महोदयांकडे गेलो होतो। कुलगुरू महोदयांनी पण त्यांना पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिला आणि त्यांनी सांगितलं की या 4 ते 5 दिवस किंवा या हप्त्यामध्ये हे प्रकरण सर्व मार्गी लावून नवीन पेटची घोषणा करू। राजस्थान के जालौर यहाँ इंद्र कुमार मेघवाल छात्र ने मटके से पानी पिया था। इस कारण स्कूल के हेडमास्टर ने उसे बुरी तरह मारा। इससे बच्चे की मौत हो गई। आज भी जातीयवाद बुरी तरह फैल रहा है, ऐसे इस घटना से साबित हो रहा है। यह घटना मानवतावादी को कलंक है। ऐसे शिक्षक को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसकी कड़ी निंदा करते जिलाधिकारी को निवेदन दिया है। इस वक्त ब्लैक पैंथर पक्ष के जिला अध्यक्ष सुभाष देसाई, विश्वास कामले, पियांक माने, प्रियंका कामले, आरबी कोसंबिये, नंद कुमार गोंदली, रतन कामले आदि मौजूद थे। राजस्थान सरकारचा विकृत बनेवरती शिक्षकांचा एक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन दिलेलं आहे। या ठिकाणी माझ्यासोबत 75 पूर्ण करून 80च्या उंबरठ्यावर असलेले आज घरामध्ये न थांबता या घटनेचा निषेध करण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात इथं उपस्थित झालेले आहे। अशा माणसांना आता घरात स्वस्थ बसता येणार नाही। जर समाजावर अन्याय अत्याचार जुल्म होत असेल तर आम्ही पहिलं कलेक्टर ऑफिसला आहे। म्हणून जोशाबा संघटनेचे हे सर्व नेते कार्यकर्ते पुन्हा एकदा त्यांतरच्या रूपाने इथं जागे झालेले आहेत आणि या देशामधला अन्याय अत्याचार जुल्म नष्ट करण्यासाठी यांनी सुद्धा कंबर कसलेले आहे। मी कोल्हापूरहून
डॉक्टर नंदकुमार गोंधळे. त्या दलित नवीन शिकत असलेल्या विद्यार्थ्याच्यावर केवळ माठाला हात लावला आणि माठ बाटला, पाणी बाटलं, माठ बाटला या अस्पृश्यतेच्या मानसिकतेतून जी हत्या झाली त्याचा निषेध करण्यासाठी आमचा निवेदन देण्याचा हेतू होता तो आज आम्ही ते सादर केलेला आहे. तेव्हा महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा म्हणून आम्ही अशा त्या निवेदनामध्ये स्पष्ट असं म्हटलंय की स्वातंत्र्याच्या महोत्सव वर्षामध्ये जातीमुक्त आणि अस्पृश्यतामुक्तचा कायदा केंद्र शासनाने या महोत्सव वर्षामध्ये करावा अशी आम्ही प्रमुख मागणी आणि संबंधित आरोपीला तात्काळ फास्ट ट्रॅक कोर्टातून फाशी शिक्षा व्हावी, मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा द्यावी अशी मी ब्लॅक पॅन्थर पक्षाच्या वतीनं मागणी करतो. आणि या देशामध्ये अजून देखील धर्मांधनी जातीवाद आहे हे जगाला दाखवून दिलेलं आहे. त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा त्यांचा जाहीर निषेध करतो आणि हे राजस्थानचं सरकार बरखास्त करावं आणि राष्ट्रपती राजवट. जय भीम इंडिया न्यूज में लेते एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप पाइल से परेशान हैं? क्या आप प्रेगनेंसी में होने वाले पाइल से भी परेशान हैं? आधुनिक लेजर मशीन व डियाथेरेपी मशीन द्वारा पाइल्स, फिशर, फिस्तुला, पाइलोनीडल साइंस का प्रोक्टो एंडोस्कोपी द्वारा निदान केवल 15 मिनट में बिना चीरफाड़, रक्तस्राव व बिना दर्द के साथ विश्वसनीय इलाज। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर सत्यम सुपारे MS, इनके 3000 से ज्यादा सफल ऑपरेशन व मुंबई से विशेष प्रशिक्षण। साथ ही प्रेगनेंसी में होने वाले पाइल्स पर विशेष बिना ऑपरेशन इलाज, आधुनिक पद्धति, क्षौर सूत्र, सभी इंश्योरेंस के साथ मेडिक्लेम सुविधा, एस्ट्रो ड्राइवर को 50% छूट। आज ही विजिट करें सूर्या मल्टी स्पेशलिटी लेजर हॉस्पिटल, KDK कॉलेज रोड, नंदनवन, नागपुर। फोन नंबर 9011153200। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तत्कालीन IPCL और वर्तमान रिलायंस नागोथाने कंपनी ने शिव नागोथाने खंड के प्रमाण पत्र धारकों और स्थानीय भूमि पुत्रों और परियोजन पीड़ितों को स्थायी रोजगार में शामिल करने के अलावा विभिन्न प्रमुख मांगों के लिए एक व्यापक संघर्ष स्थापित किया है। उन्होंने न्याय के अधिकारों के लिए अक्सर विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए, जेल के समय का सामना किया, नेताओं से न्याय की मांग की, लेकिन अभी तक किसी से भी संतोषजनक न्याय नहीं मिला है। वंचितों के नेता प्रकाश आंबेडकर अब इस संघर्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। भीमराव आंबेडकर ने विश्वास व्यक्त किया कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के पोते स्थानीय भूमि और परियोजन पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाएंगे। प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देणं हे मी माझं कर्तव्य समजतो. पहिली गोष्ट, गेली 3 वर्ष हे प्रकल्पग्रस्त त्यांचा लढा देत आहेत. अनेक लोकांकडे, अनेक पक्षाकडे, त्यांच्या नेत्याकडे गेले, परंतु त्यांनी न्याय दिलेला नाही. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा नातू आहे. वंचितांना न्याय देणं, प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देणं, वंचितांचे प्रश्न सोडवणं हे माझं भूमिका राहिलेली आहे. त्या कारणासाठी आज कलेक्टर साहेबांची भेट घेण्यासाठी हा प्रश्न निकाली निर्णयासाठी मी आज येथे आलो. एक लिस्ट ह्या खिलोकाणी म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांच्या मिनमिने आहेत, त्यांचे लीडर त्यांनी बनवलेली आहे. त्याच्यामध्ये 492 दाखवत आहेत. रिलायन्स अजूनही त्यांची लिस्ट पुढे करत नाही. परंतु कलेक्टर साहेबांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे सरकारी SDO आणि त्यांचे सहकारी रिलायन्स कंपनीमध्ये जाणार आणि लिस्ट चेक करणार. किती प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या मिळालेल्या आहेत, ज्यांना मिळाल्या नसतील त्यांचं व्हेरिफिकेशन होईल, 492 ह्यांचं आणि त्यांचं. ते झाल्यानंतर हा प्रश्न मार्गी लागेल असं आश्वासन मला मिळालेलं आहे. हा प्रश्न आम्ही कलेक्टर लेवलांच्या वतीने, त्याचबरोबर हा प्रश्न घेऊन आम्ही मंत्रालयात जाणार, लेबर मिनिस्टरना भेटणार, लेबर कमिशनरना भेटणार. महाराष्ट्राचा ॲक्ट आहे की जे प्रकल्पग्रस्त झालेले आहेत त्यांच्या भूमी ह्या सरकारने घेतलेल्या आहेत, इंडस्ट्रीने घेतलेल्या आहेत, त्या प्रत्येकाला घरामध्ये नोकरी देणं हा ॲक्ट, हा कायदा आहे.
त्या कायद्यावरती बोट ठेवून ह्याच्या पुढे आम्ही चालणार. आज भीमराव आंबेडकर साहेब भारतीय बौद्ध महासंघाचे कार्याध्यक्ष आहेत. त्यांच्या उपस्थित महेंद्र कल्याणकर साहेब स्वतः उपस्थित होते आणि सर्व रिलायन्सचे पदाधिकारी आणि प्रशासन, कामगार आयुक्त प्रांत साहेब स्वतः होते आणि सर्व आणि काही आमचे वंचितचे पदाधिकारी होते. ते असं कलेक्टर साहेबांनी सांगितलं, जी पडताळणी झाली ती पडताळणी प्रांत साहेबांनी त्यांना विचारलं तर त्याही अजून काही पडताळणी दिलेली असं वाटत नाही. परंतु त्यांना सांगितलं आहे कोणत्याही परिस्थितीत 8 दिवसांनी तुम्ही पूर्ण करायचं आहे आणि 2 तारखेपर्यंत असं पूर्ण करून आम्हाला निकाल द्यायचा आहे. आजच्या या बैठकीमध्ये जिल्हाधिकारी साहेब डॉक्टर महेंद्र कल्याणकर साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली वंचित बहुजन आघाडीचे आणि आमचे भारतीय बौद्ध महासभेचे कार्याध्यक्ष आयुष्मान भीमराव आंबेडकर साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट जनरल कामगार युनियनचे सरचिटणीस महाराष्ट्राचे सुरेश मोहिते साहेब आणि अन्य आमचे भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष श्री गंगाराम माया मिनमिने, तसेच वंचित बहुजन आघाडीचे उत्तर रायगडचे अध्यक्ष श्री ओवाल साहेब आणि रिलायन्स व्यवस्थापन, तसेच कामगार आयुक्त साहेब आणि इतर सर्व प्रशासकीय अधिकारी यांच्या सर्व उपस्थितीमध्ये आज भूमिपुत्रांच्या लढ्याची एक निर्णायक बैठक झाली. बैठकीमध्ये रिलायन्स व्यवस्थापनाने जे काही आजवरती 10 तारखेच्या मीटिंगच्या ज्या इतिवृत्तानुसार त्यांनी जे काही माहिती उपविभागीय अधिकारी रोहा पेन यांना द्यायची होती ती माहिती त्यांनी दिली नाही असे रोहा पेन प्रांताचे. उत्तर प्रदेश में बामसेब का 37वां उत्तर प्रदेश राज्य अधिवेशन संपन्न हो रहा था, जो एक मौलिक अधिकार का हिस्सा था, लेकिन कानपुर नगर पुलिस द्वारा मौलिक अधिकार का हनन किया गया. बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम पर रोक लगाने वाला पत्र मीडिया पर सार्वजनिक कर बामसेब एवं बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष की छवि को ठेस पहुंचाने का काम किया है. इससे समस्त उत्तर प्रदेश पुलिस की भी छवि खराब हो गई है. इस नियोजन में 1 सितंबर को भारत बंद की घोषणा भी की गई. इसलिए बामसेब और नेशनल मूल निवासी संघ की ओर से अकोला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा. 21 अगस्त 2022 को यूपी में कानपुर शहर में बामसेब का 37वां राज्य अधिवेशन होने जा रहा था, मगर वो बामसेब को रोकने के लिए मणि प्रसाद त्रिपाठी ने जानबूझकर कंप्लेंट करके बामसेब का अधिवेशन नहीं होना चाहिए इसके लिए एक कंप्लेंट की और किसी भी हालत में ये कार्यक्रम नहीं होने को होना ऐसा उसने कहा. और कंप्लेंट में उसने ऐसा ही कहा कि बामसेब की वजह से पूरे देश में माहौल बिगड़ जाता है और उसके वजह से किसी भी हालत में ये बामसेब का वामन मेश्राम का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए. मगर उसको ये मालूम नहीं था कि भारत के संविधान का जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 के हिसाब से भारत के नागरिकों को सभी को अधिकार है बात रखने का, भाषण करने का, समस्या का निवारण करने का अधिकार है. मगर फिर भी उसने ऐसा कंप्लेंट करके किसी भी हालत में कार्यक्रम नहीं होने को होना ऐसा उसने कहा. वो कार्यक्रम रद्द किया. मगर वो सीआरपीसी की धारा जो 144 है वो जानबूझकर वहाँ के कमिश्नर ने लगाई, एसपी ने लगाई और 144 धारा लगाकर वो नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हुआ, उसका उल्लंघन हुआ. कानपुर सिटी के जिला के जो एसपी है, कलेक्टर है, इन्होंने जानबूझकर 144 धारा लगाकर परमिशन रद्द की है. इसका हम बामसेब और बामसेब की ऑफशूट जो विंग है उसके माध्यम से उसका जाहिर निषेध करते हैं, उसका धिक्कार करते हैं. बस अकोला जिलाधिकारी को इसका हमने ज्ञापन दिया है और आने वाले 1 सितंबर को पूरा भारत बंद का हमने ऐलान भी किया है. सभी साथियों ने SC ST OBC
और मूल निवासी बहुजन साथियों ने जो संविधान को मानते हैं, इन्होंने सबको इस भारत बंद को समर्थन करना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गढ़ की ओर से जिला तथा शहर कार्यकारिणी की बैठक आज मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में संपन्न हुई। इसमें पार्टी की पुरानी कार्यकारिणी रद्द करके नई कार्यकारिणी चुनाव लेकर स्थापना की है। इसमें जिला अध्यक्ष पद पर बालकृष्ण इंगले और संजय ठोकर को चुना गया है और शहर अध्यक्ष पद पर नागराज गायकवाड़ ये चुनकर आए हैं। ऐसी जानकारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र राज्य प्रदेश कार्याध्यक्ष बाबूराव कदम ने बात करते वक्त दी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या जिल्हा व शहर कार्यकारिणीची बैठक संपन्न झाली आणि ही निवड प्रक्रिया 12 वाजेपासून तर आता 4 वाजले, तर सर्व निवड प्रक्रिया ही पूर्ण केलेली आहे। सगळ्या उमेदवारांचे नॉमिनेशन पत्र भरून सर्वांच्या सहमतीनं आणि एकमतानं ही निवड या ठिकाणी जाहीर केलेली आहे। या ठिकाणी औरंगाबादच्या जिल्हाध्यक्षपदी बाळकृष्ण इंगळे आणि संजय ठोकर या दोघांची एकमताने या ठिकाणी निवड जाहीर करण्यात आलेली आहे। त्याचप्रमाणे जिल्ह्याच्या सरचिटणीसपदी प्रवीण नितनवरे यांची निवड करण्यात आलेली आहे। त्याचप्रमाणे शहराच्या अध्यक्षपदी नागराज गायकवाड आणि शहराच्या सरचिटणीसपदी पवन हिवराळे यांची निवड या ठिकाणी जाहीर करण्यात आलेली आहे। आणि ह्या निवड प्रक्रिया पूर्ण करून आज मी सगळ्या कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीनं शुभेच्छा देतो आणि पुढील वाटचालीसाठी त्यांनी अधिकाधिक पक्षाचं काम करावं। बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी रामदास आठवले देशभर या ठिकाणी पक्षाचं काम करतायत। खांद्यावर निळा झेंडा घेऊन ते सतत प्रत्येक राज्यामध्ये, काल आठवले साहेब जोधपूरला ज्या ठिकाणी अन्याय झाला त्या ठिकाणी जोधपूरला गेले होते आणि म्हणून देशामध्ये कुठल्याही ठिकाणी अन्याय अत्याचार झाला तर सगळ्यात पहिल्यांदा पोहोचणारा माणूस म्हणजे रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले हे या ठिकाणी आहेत मित्रांनो। आणि म्हणून ही निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आठवले साहेबांनी 18 तारखेला ऑनलाईन जी बैठक झाली त्या बैठकीमध्ये सगळ्या महाराष्ट्राच्या कार्यकारिणी त्यांनी बरखास्त केल्या आणि आज 21 पासून तर 24 पर्यंत सगळ्या महाराष्ट्रातल्या जिल्हा कमिट्या, शहर कमिट्या ह्या सगळ्या नवीन होणार आहेत आणि 25 तारखेला पुण्याला महाराष्ट्राची बैठक साहेबांनी आयोजित केली आणि त्या बैठकीमध्ये ह्या सगळ्या नवीन कमिट्याचा त्यांना अहवाल सादर करण्यात येणार आहे। जय भीम इंडिया न्यूज में लेते एक छोटा सा ब्रेक। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति विधायक प्रशांत बंब के बयान का सार्वजनिक रूप से विरोध कर रही है, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषदों के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के बारे में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर विधानमंडल में शिक्षकों का अपमान किया है। विधायक प्रशांत बंब ने ऐसा बयान देते हुए निरर्थक मुद्दों को उठाकर शिक्षकों का अपमान किया है कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति खराब हो गई है क्योंकि शिक्षक मुख्यालय में नहीं रहते हैं। शिक्षण सर्वांनी घेतलं पाहिजे, पण आज जर आपण स्थिती बघितली खेड्यापाड्यामध्ये तर क्वालिटी एज्युकेशन हे आपल्याला भेटतच नाही। त्याचे वेगवेगळी कारणं आहेत, सभागृहांनी त्या बाबतीमध्ये फार मोठा उहापोह केला, मी त्या रिपिटेशन करणार नाही। पण काही वेगळ्या बाबी मी या सभागृहाच्या आणि अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांच्या लक्षात आणून देतो की आज सर्व शिक्षक महोदय हे शहराच्या ठिकाणी वास्तव्यास असतात। अध्यक्ष महोदय म्हणजे त्यांना कंपल्सरी गावात राहणं हे मस्ट आहे, परंतु ते गावात राहतात असं दाखवून आपलं घर भाडं खोटं उचलतात। म्हणजे खरं म्हणजे ही बाब सभागृहामध्ये सांगण्यासारखी मला वाटत नव्हती, पण मी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक शिक्षकांच्या संघटनेशी किंवा पीआरसी कमिटीच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय सांगण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ही बाब अत्यंत भयंकर आहे।
जिथं सन्मान्य शिक्षक महोदय आपण मुलांना शिकवता की खोटं बोलू नये किंवा चोरी करू नये, खोटी कागदपत्र बनवू नये. मी खरं म्हणजे माननीय अध्यक्ष आपला शिक्षण मंत्री महोदय वर्षाताई होत्या, त्यांना पण मी औरंगाबादला ही गोष्ट निदर्शनास आणून दिली होती की शिक्षक हे सर्रास गावात त्यांना राहण्याचा कायदा असूनही शहरातनं अपडाऊन करतात. आणि त्याच्याही वरती विशेष असं आहे की ते गावात राहतात असं खोटे कागदपत्र बनवून दाखल करतात आणि घरभाडं वसूल करतात आपल्या शासनाचं. आणि थोडं नाही अध्यक्ष महोदय, मी माहिती घेतली 2000 कोटी रुपये घर भाडं दरवर्षी आपण शिक्षकांना देतो की जे सगळं आपल्याला या वर्षापासून बंद करावं लागेल. माननीय मंत्री महोदयाला माझी विनंती असेल की आजच्या आज माननीय मंत्री महोदयांनी आपल्याला शब्द दिला पाहिजे. रायगढ़ लोकसभा यात्रा योजना इस कार्यक्रम के तहत केंद्रीय खाद्यान्न और जल विभाग के राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान बीमा योजना जैसी कई योजनाओं से लाभान्वित हुए आदिवासी भाइयों और बहनों और अन्य लाभार्थियों को सुविधाओं और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी ली. इस वक्त हर गरीब के घर अनाज और हर घर जल पर मोदी सरकार बड़ी ताकत से काम कर रही है, ऐसा मंत्री पटेल ने इस यात्रा में बताया. सार्वजनिक जीवन में काम करने का एक ही मकसद है. देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए. अब देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने वाले. अब यात्रा शुरू हुई है. प्रधानमंत्री जी ने उसका नाम दिया है कि ये अमृत काल शुरू हुआ है. अमृत महोत्सव का समय पूरा हुआ, अमृत काल प्रारंभ हुआ है. जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे पहले उत्तर पूर्व और हिमालयन स्टेट में केंद्रीय मंत्रियों को जाकर रात्रि विश्राम का उनका जो निर्देश था वो सफल साबित हुआ. दूसरे चरण में जो देश के आकांक्षी जिले थे, जो विकास में पीछे रह गए थे, केंद्र के सचिव स्तर के, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी और बाद में केंद्रीय मंत्रियों को पहुंचाकर उनकी मॉनिटरिंग करके श्रेष्ठ जिलों के बराबरी पर लाकर खड़ा करने की सफलता उन्हें अर्जित की है. अब ये तीसरा चरण प्रारंभ हुआ है, जिसमें मैं पिछले 2 दिनों से रायगढ़ जिले में, रत्नागिरी जिले में हूँ. ये कोस्टल जो क्षेत्र है जहाँ पर पीएम गति शक्ति का काम भी चल रहा है, उन क्षेत्रों में जाकर एक छोटी छोटी चीज़ों को देखना. आज मैं एक वैक्सीनेशन सेंटर पर गया था. जब मैं लौटा तो मैंने पूछा कि कभी कोई केंद्रीय मंत्री मेरे पहले कौन आया था. पता चला कि कोई नहीं आया, मैं ही पहला आदमी हूँ. एक राशन की दुकान पर गया था. 28 महीने से मोदी जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं. वो लोगों तक पहुँच रहा है कि नहीं, पहुँच रहा है तो वो उपयोग कैसा कर रहे हैं. 25 किलो चावल और 10 किलो गेहूँ एक परिवार को मिले तो 2 टाइम की रोटी का इंतज़ाम तो उसका है. तो उसके बाद जो मेहनत करके पैसा कमा रहा है उसका परिवार में क्या योगदान है, उसमें क्या उन्नति हुई है. इन छोटी चीज़ों को देखने के भी मौके मिलेंगे. कल मैं जाने के पहले ज़िले में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करूंगा, जिसमें ज़िले के सांसद, विधायक सभी लोग उसमें आमंत्रित होंगे, ताकि हम ये भी जानें कि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो किस स्तर पर नीचे तक पहुंच रही हैं. मुझे एक बात सुनकर जरूर दुख हुआ, जो जानकारियाँ आती हैं कि केंद्रीय योजनाओं में लोग भारत सरकार का नाम लेने में गुरेज करते हैं, कुछ परहेज करते हैं. ये राजनीतिक ईमानदारी नहीं है जैसा मुझे लगा. तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें राजनीति में नहीं होनी चाहिए. अगर भारत सरकार आपको मदद करती है तो उसका उल्लेख ईमानदारी के साथ होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. आज के लिए बस इतना ही. देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज़.